अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आज सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। विदेशी ड्रैगन फल की खेती पर एक प्रगतिशील किसान का अनुभव। तंबाकू की उन्नतशील किस्में एवं नर्सरी की तैयारी। बारिश के मौसम में भेड़ बकरियों में होने वाले रोग एवं उनका निदान। हमारे प्रदेश में कुछ प्रगतिशील किसान ऐसे भी हैं जो परंपरागत फसलों की खेती के साथ ही दिन प्रतिदिन कुछ नए प्रयोग करते रहते हैं और उनमें सफलता हासिल करके अन्य किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। ऐसे ही किसानों में से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के प्रगतिशील किसान राकेश यादव से। ये थाईलैंड से साल 2008 में ड्रैगन फ्रूट के 5 पौधे लेकर आए थे और आज उन्होंने खुद की तकनीक द्वारा ड्रैगन फ्रूट के 2000 पौधे विकसित कर लिए हैं। ये सब उन्होंने किस तरीके से किया और इसके फल मानव स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे फल की जिसे ड्रैगन फ्रूट या अजगर फल के नाम से जाना जाता है, जिसकी खेती चीन, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश में की जाती थी और इस फल का स्वाद हल्की मिठास लिए होता है। इसके सूखे फल एवं ताजा फल दोनों ही खाने में लाभदायक हैं और इस फल की विशेषताओं की बात की जाए तो जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इस फल में पानी और कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा के अलावा प्रोटीन और वसा के साथ ही कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा भी पाई जाती है। ये फल लाल चमड़ी, पिटायास, विटामिन सी के अच्छे स्रोत के साथ साथ फाइबर और खनिज से समृद्ध होते हैं। इस फल का सेवन कोलेस्ट्रॉल तथा रक्तचाप को कम करता है तथा क्रोनिक श्वसन तंत्र की बीमारियों को भी खत्म करता है। इन्हीं भरपूर विशेषताओं वाले इस ड्रैगन फ्रूट ने भारत के किसानों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया और विगत कुछ सालों से इसकी खेती भारत में गुजरात के कच्छ, महाराष्ट्र के पूना तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले इत्यादि क्षेत्रों में की जाने लगी है। आज हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जिला रायगढ़ के चुनचुनी गांव के प्रगतिशील किसान राकेश यादव के यहाँ, जो सन 2008 में थाईलैंड से ड्रैगन फ्रूट के 5 पौधे लेकर आए थे और वर्तमान में उन्होंने 2000 पौधे विकसित कर लिए हैं। तो ये सब उन्होंने कैसे किया, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। प्लांट में 2008 में थाईलैंड घूमने गया था, तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम इस फल को देखा। तो क्योंकि पेड़ पौधे का काम है तो नई चीज़ दिखा, तो मैं वहाँ से 5 पौधे ले आया था ये, और 5 पौधे ला करके ऐसे शौकिया तौर पे लगाया था और ये 2010 से मेरे यहाँ फलना स्टार्ट हो गया। लेकिन कभी कॉमर्शियल सोच इसकी नहीं बनी थी, बस ऐसे ही फल होते थे, खुद खाते थे, नियर डियर को खिलाते थे। 2013 में मैं नेट पे ऐसे ही कुछ सर्च कर रहा था तो एक हेडलाइन दिखाई पड़ी मेरे को, सुपर फ्रूट ऑफ 2013 ड्रैगन फ्रूट। तो जब मैं इसकी डिटेल देखा कि ये फल सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, तब फिर इसके बारे में मेरी कॉमर्शियल सोच हुई कि भाई इसको कॉमर्शियली ग्रो किया जाए।
और उसके बाद मैंने साल भर जो मेरे पास शुरुआती पौधे थे उसमें से मैंने मल्टीप्लाई करके करीबन 2000 पौधे बनाए। ये जो कॉमर्शियल फार्मिंग की जो विधि है इसकी, उसके बारे में मैंने थाईलैंड से काफ़ी जानकारी ली। मेरा बोलना चाहिए कि कॉमर्शियल हार्वेस्टिंग जो है वो पहली बार हो रही है। इससे पहले हुई है, लास्ट ईयर वगैरह थोड़ा सा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 50-60 किलो निकला था। इस बार ये 1 टन के आसपास निकलेगा। तो हम रिटेल में ऐसे ही 500 रुपये केजी में ये फल बिक गया और ये पॉपुलर है बहुत। चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में भी होती है इसकी खेती। भारत में अभी मैंने सुना है कि कुछ गुजरात के कच्छ एरिया में और एक आध फार्म जो है पूना के आसपास बने हैं। ये स्वास्थ्य के लिए तो बहुत फायदेमंद है। इसमें क्या क्या है वो तो डिटेल है, मेरे को याद नहीं है वैसे, लेकिन मेन जो है इसमें ओमेगा 3 करके जो फैटी एसिड होता है इसके सीड में वो होता है। और ओमेगा 3 जो है मेमोरी के लिए, आँखों के लिए, बोन के लिए और स्किन, उसके लिए वो बहुत फायदेमंद चीज़ है। मैंने कुल मिलाकर के ये मैंने जो पढ़ा था उसमें ये था कि ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी फायदेमंद है, कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकता है। जहाँ तक इस ड्रैगन फ्रूट की खेती की बात है तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्र एवं कम पानी में आसानी से उगाया जा सकता है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मौसम में ये अच्छी तरह से विकास करता है। इसकी खेती के लिए अच्छे पौधे से कटिंग लेकर नर्सरी में पौधे तैयार कर लेते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है और खेत में पौध लगाने से पहले अच्छी तरह जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बना देते हैं। इसके बाद 2 गुणा 2 मीटर की दूरी पर 60 गुणा 60 सेंटीमीटर के गड्ढे की खुदाई कर 1:1 के अनुपात की दर से सड़ी गोबर की खाद और मिट्टी मिलाकर गड्ढे को भर देते हैं। साथ ही प्रति गड्ढे में 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते हैं। इसके बाद नर्सरी में तैयार ड्रैगन पौधों का गड्ढों में रोपण करते हैं। इस तरह प्रति एकड़ में लगभग 700 पौधे लगाते हैं। इसके बाद पौधों की बढ़वार होने पर इसे पोल का सहारा देते हैं। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम में प्रति पौधा 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। पौधे रोपण के 18 महीने से लेकर 24 महीने बाद फल आने लगते हैं। इसके पौधों पर मई महीने में फूल आते हैं। इसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक फल आते रहते हैं। एक पोल से लगभग 40 से लेकर 100 फल तक मिल जाते हैं और प्रत्येक फल का वजन लगभग 400 ग्राम से लेकर 1 किलो तक का होता है तथा एक वर्ष में 1 एकड़ क्षेत्र से लगभग 5 से 6 टन की पैदावार मिल जाती है। इस फल का उपयोग ताजे फल के तौर पर तथा जैम, जेली और आइसक्रीम के तौर पर भी किया जा सकता है। ताजे फल 250 से लेकर 500 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में बिकते हैं। किसान भाइयों, इसमें पाई जाने वाली खूबियों के कारण ही छत्तीसगढ़ बागवानी विभाग भी इस ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है और इसकी बागवानी के लिए किसानों को अनुदान भी दे रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं रायगढ़ जिले के उद्यान अधीक्षक दिलीप कुमार सिंह से। ये जो है ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्र में होगा, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, 40 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, वहाँ के लिए दिक्कत आता है। तो इसको उस एरिया में लगाना चाहिए जैसे कोस्टल एरिया हो, समुद्र के किनारे, उस जगह में ज़्यादा अच्छा होगा। और ये एक तरह से ये ड्राई लैंड फ्रूट है, मतलब सूखे ज़मीन का, कम पानी चाहिए, तो ऐसी ज़मीन का चयन करना चाहिए। अगर सर ये अभी नया इंट्रोड्यूस है, नया मतलब परिचय कराया जा रहा है। इस साल रायगढ़ के लिए 50 हेक्टेयर का टारगेट है, जिसमें अनुदान राशि 13,500 के सब्सिडी देने का है। इसको जो है ना प्रयास कर रहे हैं और प्रचार प्रसार पर्याप्त कर रहे हैं। किसान भाइयों, इस ड्रैगन फ्रूट की खेती के लाभों की बात करें तो इसका किसी भी प्रकार की मिट्टी में अच्छा विकास होता है। इसकी खेती के लिए पानी की न्यूनतम आवश्यकता होती है। इसके रखरखाव की न्यूनतम आवश्यकता होती है। इसके पौधे भारतीय जलवायु परिस्थितियों को आसानी से सहन कर सकते हैं। इसके कटिंग द्वारा पौधे तैयार कर स्वयं खेती के लिए और विक्रय कर लाभ लिए जा सकते हैं। इसके फलों एवं उत्पादों की स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है। साथ ही इसके फलों से मूल्य संवर्धन उत्पाद तैयार कर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। किसान भाइयों, इसकी खेती करने से पहले अपने प्रक्षेत्र पर 10 से 20 पौधे लगाकर देखें और यदि ये पौधे सफलतापूर्वक लग जाएं, तो आप भी इन किसान भाई की तरह पौधों की कटिंग करके और अधिक पौधे तैयार कर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। तंबाकू एक नकदी फसल है और उत्तर प्रदेश में इसकी खेती मुख्य रूप से फर्रुखाबाद, गोरखपुर, एटा, कन्नौज जिलों में की जाती है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी इसकी खेती का प्रचलन अब बढ़ रहा है। तो जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए अभी इसकी नर्सरी तैयार करने का सही समय है। लेकिन तंबाकू की स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए कुछ जरूरी बातों जैसे उन्नत प्रजातियों का चयन, बुआई विधि इत्यादि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जहाँ पर किसान अक्सर चूक कर जाते हैं। इसीलिए किसान भाइयों तंबाकू की नर्सरी तैयार करते वक्त कौन कौन से कार्यों को अमल में लाएं, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रत्नेश कुमार झा से। ये एक कॉमर्शियल क्रॉप है, आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा देता है। दूसरी बात कि तंबाकू में जितना अवगुण है उससे ज़्यादा इसमें गुण भी है और इसमें जो निकोटीन पाया जाता है उससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। इसलिए हम लोग इसकी खेती के लिए कहते हैं कि किसान इसकी खेती करें, अच्छा लाभ मिल सकता है। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में खैनी और हुक्का तंबाकू की खेती मुख्य रूप से की जाती है, लेकिन प्रति हेक्टेयर की दर से अगर इसकी उत्पादकता को देखा जाए तो वो काफी कम है। इसलिए तंबाकू की कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं जो अच्छा उत्पादन देती हैं, आइए जानते हैं। इसमें बहुत सारे प्रभेद हैं, जैसे उसमें DP 401, PT 76, गंडक बहार, वैशाली स्पेशल, लिच्छवी, प्रभा, सोना आदि वैरायटी है। इसमें कुछ वैरायटी ऐसे हैं जिसकी पत्तियां लंबी होती हैं, कुछ प्रभेद ऐसे होते हैं जिसकी पत्तियां छोटी होती हैं, उनका प्रभाव भी कम होता है। उन्नत प्रजातियों के चयन कर लेने मात्र से ही आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा, बल्कि शुरुआती अवस्था से ही इसकी खेती में वैज्ञानिक द्वारा की अनुशंसाओं को अमल लाना होगा। जी हाँ, अगर बिचड़े तैयारी बात करें, किसान यहाँ पर अक्सर चूक जाते हैं, जिससे उन्हें रोपाई हेतु स्वस्थ बिचड़ा नहीं मिलता। अतः आप तंबाकू का बिचड़ा किस प्रकार से डालें, आइए जानते हैं। इसके लिए अभी समय सबसे उपयुक्त माना गया है और इस समय में हम तंबाकू खेती करते हैं, नर्सरी डालते हैं। नर्सरी डालने के लिए सबसे पहले तो हमें, चूंकि वर्षा का समय है, इसलिए ऐसे समय में गिराते हैं, ऐसे जगह पे गिराते हैं जो स्थान सामान्यतः उपजाऊ हो और ऊंची जगह पे हो। और हम लोग अगर ऊंची जगह नहीं है तो हम लोग क्यारी को ऊंचा करके बना लेते हैं। इसके लिए 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 20 मीटर लंबी पट्टी लेते हैं और 1.2 मीटर का हम लोग चौड़ाई लेते हैं और 15 सेंटीमीटर उसको मिट्टी को उठा देते हैं, ऊपर कर देते हैं और वो नर्सरी बनाते हैं ताकि पानी का निकास सही से हो सके। और उसमें फिर हम लोग कंपोस्ट डालते हैं। प्रति 10 स्क्वायर मीटर हम लोग 25 किलोग्राम कंपोस्ट डालते हैं और 1 किलोग्राम उसमें सरसों की खल्ली डालते हैं और प्रति 10 स्क्वायर मीटर में हम लोग 1 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना चाहिए। उसके बाद उसमें नर्सरी डालते हैं। नर्सरी डालने के से पहले बीज का उपचार जरूर से करना चाहिए और बीज उपचार खैनी, चूँकि जो तंबाकू है, तंबाकू के बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत हल्के होते हैं, इसलिए बीज की मात्रा बहुत कम लगती है इसमें और ऊपर भाग में ही हम लोग उसको ज़्यादातर डालते हैं। तो डालने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि या तो उसको छीटें तो प्रति 10 स्क्वायर मीटर में हमको 5 ग्राम बीज पड़े, उससे ज़्यादा बीज ना पड़े। और उसके बाद उसमें हम लोग ऊपर से बालू और मिट्टी मिला करके 1:5 के अनुपात में एक या कंपोस्ट मिला करके ऊपर से डाल देते हैं। एक दूसरी विधि भी है कि उसमें एक लाइन खींच करके पतली सी नाली बना लेते हैं, पतली सी नाली, और उसमें बीज को डाल देते हैं और डालने के बाद उसमें मिट्टी और बालू मिला करके 1:5 के अनुपात में मिला करके उसको भर देते हैं। और जब वो जनरेशन होता है, अंकुरन होता है, तो उस अंकुरन के समय में हम लोग क्या बाछना बोलते हैं, जिसको कि मतलब कुछ पेड़ों को जिसकी संख्या ज़्यादा होती है पेड़ों को उखाड़ते हैं। ऐसा नहीं उखाड़ते हैं अगर, तो उसमें डैम्पिंग ऑफ बीमारी जिसको कहते हैं, गल का रोग की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होने से, ज़्यादा प्लांट रहने से, एक छोटे से क्षेत्र में ज़्यादा प्लांट रहने से उसमें नमी ज़्यादा हो जाता है और उसमें क्या कहते हैं, गल का बीमारी लगती है। इसलिए उसको बाँचना जरूरी होता है। और उसके बाद पौधे जब तैयार हो जाते हैं, ज़्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि पौधे तैयार 6 से 8 सप्ताह का के पौधे जब हो जाते हैं तब हम उनको मुख्य फील्ड में लगाते हैं। लेकिन नर्सरी के समय में ही हम लोग को यूरिया का स्प्रे, चूँकि हम लोग खेत में यूरिया नहीं डालते, शुरू की अवस्था में यूरिया नहीं डालते हैं, तो जब 20-25 दिन का हो जाता है तो 1% यूरिया का सोल्यूशन 10% यूरिया का सोल्यूशन हम लोग स्प्रे करते हैं। 1 लीटर पानी में 10 ग्राम यूरिया लेकर के उसका सोल्यूशन का स्प्रे करते हैं खेतों में।
और अगर कोई बीमारियां लगती हैं तो हम लोग या कोई कीड़े लगते हैं तो उसमें हम लोग उसका जो उचित हो सकता है उपाय उसका करते हैं। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। भेड़ बकरी पालन की बात करें तो लघु और सीमांत किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस लाभ के दायरे को बनाए रखने के लिए इनका मौसम के अनुरूप प्रबंधन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में भेड़ बकरियों में कई तरह के रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है, जिनका यदि समय रहते निदान नहीं किया गया तो पशुपालकों को काफी नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप इन रोगों की पहचान कर समय पर उचित इलाज करवाएं। इस बारे में सुझाव दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कछावा। छोटे पशुओं को बरसात ऋतु में चराने ले जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी खुर यानी कह सकते हैं कि कांचे पड़ जाएं और उसमें से जो ग्रेजिंग में जाता है उसमें से कांटे आटे चुभ जाते हैं और पशु मर जाता है। पशुपालक भाइयों, यदि आपकी भेड़ बकरियों के पैर के खुरों में कोई कांटा इत्यादि चुभ जाता है तो उसे भेड़ बकरियों के खुरों से तुरंत निकाल देवें, जिससे पशु को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। दूसरी समस्या ये है कि एक फुट रॉट करके समस्या होती है, जिसमें क्या है कि खुर और खुर के आसपास की जगह कांची पड़ के उसमें रस्सी आने लग जाती है। इसके लिए किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि आप उस जो भेड़ या बकरी है उसके खुर को अच्छी तरह से साफ करें, गर्म पानी करके उसको ठंडा करके उसमें पोटेशियम परमैंगनेट लाल जो दवा होती है उससे गांव को अच्छी तरह से साफ करके पशु को हो सके चराने नहीं ले जाएं 2-4 दिन, ताकि उसको रेस्ट मिलेगा तो गांव जल्दी ठीक होगा। गांव को साफ करने के बाद उसमें कोई भी प्रतिजैविक एंटीसेप्टिक क्रीम आती है उस गांव के ऊपर लगा दीजिए और मक्खियाँ नहीं बहे उसके लिए तारफिन की 1-2 बूंद उसके ऊपर डाल दीजिए। नहीं तो आजकल क्या है कि बाज़ार में बहुत सारे मलम आते हैं जो गांव के ऊपर मक्खियाँ भी नहीं बैठती और गांव भी जल्दी बढ़ता है। उस मलम को लगाने के बाद आप उस पशु में हो सके तो पेनिसिलिन के 2-3 दिन इंजेक्शन भी लगा सकते हैं गर्दन के अंदर, इससे और जल्दी पशु ठीक हो जाएगा। इनके अलावा इन भेड़ बकरियों में बरसात के मौसम में फड़किया रोग मुख्य रूप से देखा जाता है, जिसका यदि समय रहते निदान नहीं किया गया तो पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। तो पशुपालक भाइयों, इस रोग के कारण लक्षण एवं निदान क्या है, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। और दूसरी समस्या है कि भेड़ बकरियों में अभी जो सीजन चल रहा है कि बहुत ज़्यादा हरा खाने से फड़किया रोग की भी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फड़किया रोग में बरसात ऋतु में जैसे ही घास होती है पशु ज़्यादा चढ़ता है और उसके पेट में जो जीवाणु होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेते हैं, तो इनके बरसात से पहले टीकाकरण कर लेना चाहिए। दूसरा है कि यदि ये बीमारी टीका नहीं लगाया तो इस बीमारी का कुछ हद तक निदान भी है, और जैसा पशु में जैसे दस्त की समस्या है तो दस्त के लिए गोली देनी चाहिए। पेट दुख रहा है इस बीमारी में तो छोटे बच्चों में पेट दुख के बहुत ज़्यादा मृत्यु दर है, तो उसे पेट नहीं दुखे उसके लिए इंजेक्शन भी लगाना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। और ये छोटी मोटी सावधानियां बरतें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भेड़ बकरी में इस सीजन में ले सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक
यह 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है भवानीपुर बहराइच के कृषक हरिकेश यादव ने। यह पाली हाउस में जरबेरा रोपण तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हरिकेश यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। निश्चित तौर पर जरबेरा एक लाभकारी खेती है फूलों के हिसाब से देखें तो, और जरबेरा लगाने का भी अगस्त और सितंबर का ही महीना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके फलने फूलने का जो प्रोग्राम होगा, प्रक्रिया होगी, वो 2 से 2.5 महीने पर होगी और उस समय तापमान थोड़ा कम हो जाएगा। यानी इसके अगर तापमान की बात करें तो इसके पौधों को कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिक से अधिक 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। नमी इसमें भी कम चाहिए, लगभग 60 से 65%। पहले बात स्थान चयन एवं भूमि चुनाव की, तो इसकी खेती के लिए जमीन समतल हो तथा ऊंचे स्थान पर हो, जहां हवा का रुकाव न हो। कम से कम 30 मीटर की दूरी तक कोई भी बहुमंजिला इमारत न हो तथा अच्छी गुणवत्ता एवं सिंचाई जल की व्यवस्था हो, वहां पर करनी चाहिए। यदि झरबेरा फूल की किस्मों की बात करें तो झरबेरा फूल की किस्में विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे लाल, पीला, मैरून, सफेद, गुलाबी। इसके अलावा बहुरंगी किस्में हैं। यदि झरबेरा फूल को खुले में उगाया जाए तो इसकी गुणवत्ता एवं आकार दोनों अच्छी नहीं रहती। सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक बार अगर इसके प्लांटेशन करें तो इसके फसल 3 साल तक एक ही स्थान से पुष्पन की प्रक्रिया में रहती है, बशर्ते आपको तापमान मेंटेन करना होगा। अगर आप तापमान मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो इसमें तमाम तरह के रोग ब्याध और कीड़े लगते हैं, जिससे फसल नुकसान हो जाती है और आपकी फसल लाभकारी नहीं हुई। इसके लिए करना क्या होगा, एक तो पहले प्रभेद का चुनाव करें। जैसा कि आप जानते हैं कि तो प्रभेद कौन सी लें ये बड़ा निर्भर करता है, और विशेष तौर से अगर हम फूलों की बात करें तो फूलों की प्रभेद या फूल जो बाजार में बिकते हैं वो रंगों के हिसाब से बिकते हैं। तो पहला ध्यान किसान को देना चाहिए कि किन किन रंगों के पुष्प बाजार में अच्छे बिकते हैं। तो हम कहेंगे कि जैसे लाल रंग के, गुलाबी रंग के, सफेद रंग के और पीले रंग के फूल काफी बाजार में और महंगे बिकते हैं। तो इन रंगों को ध्यान में रख के वैरायटी का चुनाव करें, और इसमें सबसे खूबसूरत और अच्छी वैरायटी है लिबर्टी, स्मारा, बीबियन, ब्लू मून, व्हाइट मारिया। ये सब अच्छी वैरायटी हैं और जितने मैंने रंगों की बात करी ये सारे रंग इसमें मिलते हैं। जहाँ तक इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात है, झरबेरा फूल से सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दे तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए झरबेरा की खेती रेज बेड पर की जाती है। तो हम कहेंगे चूंकि ये महंगी खेती है और अच्छा रिटर्न देती है, अभी जो हम खेत में पौधों को लगाएंगे तो उसमें खेत को अच्छी तरह से तैयार करके और रेज बेड पर ही लगाना चाहिए। अगर ड्रिप का साधन है तो ड्रिप के साथ लगाएं। क्यारियों की लंबाई आप लगभग 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर के आसपास रखें, और पौधे लगाने की जो दूरी है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके जो हमारे प्रभेद होते हैं वो सब आज के डेट में हमारे यहाँ टिश्यू कल्चर प्लांट मिलते हैं। टिश्यू कल्चर प्लांट को लगाने के लिए आप कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें, जिससे कि प्रति हेक्टेयर हमारे खेत में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हों।
तो इस तरह से ध्यान में रख के किसानों को लगाना चाहिए। चूंकि टिश्यू कल्चर प्लांट महंगा आता है, 30 से 35 रुपए का एक पौधा आता है, ये पुत्तल होता है और इसको लगा देते हैं तो जमीन के आसपास से इसमें शक्कर से निकलती रहती है और पौधे में फूल निकलते रहता है, फिर डंठल को हम तोड़ लेते हैं। जरबेरा की फूलों की खेती ओपन फील्ड और पॉली हाउस की बात करें तो पॉली हाउस में हम तापमान और नमी को नियंत्रित करते हैं, लेकिन अगर हम ओपन फील्ड में करते हैं तो हम तापमान और नमी को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ओपन फील्ड में उत्पादन हमको 10 से 15 फूल प्रति पौधे ही मिलते हैं एक वर्ष में। तो बांस के सहारे कुछ महीनों के लिए, 2 से 3 महीनों के लिए शेड नेट का इस्तेमाल करें। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट, 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। विशेष तौर से अगर हम पॉली हाउस में जब काम करते हैं तो हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट और हार्मोन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि पौधे लगातार फलते फूलते जाते हैं। तो इसलिए हमको, अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन हर 10 से 15 दिन पर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आप पौधों पर समान रूप से छिड़काव करें। यदि ऊपर की जमीन कुछ सख्त दिखाई दे तो 10-15 दिनों के अंतराल पर खुरपी द्वारा हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। समय समय पर खरपतवारों को हटा देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आंवला के बाग में फल झड़ने की समस्या और उसका समाधान, तोरिया की भरपूर उपज देने वाली प्रजातियां और उन्नत बुआई तकनीक। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।